गुड मॉर्निंग समर। 5 मिनट्स का ब्रेक दिया है हमने स्टूडेंट्स को, सो आफ्टर 5 मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समझ आ रही है? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा। अभी हम वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट को ब्रेक दिया था, तब तक हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स स्टिल ऑनलाइन हैं। जी, सीएनएस पढ़ रहे हैं हम। समझ आ रही है बेटा? ऐसा तो नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा सीएनएस के टॉपिक्स में से? और कौन कौन स्टूडेंट है जो मैंने आपको टास्क दिया था कि सीएनएस के जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं आप अपनी ब्रूनर की बुक ओपन करके रीड करेंगे, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रीड कर रहे हैं? ओके गुड जेनिफर। फिर आप बेटा टॉपिक पढ़ते हो तो जब यहाँ आप लेक्चर ले लेते हो उसके बाद आप बुक पढ़ रहे हो तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, या टॉपिक ऐसा कुछ तो नहीं है कि टॉपिक समझ ही नहीं आता, या कुछ इस तरह से होता हो कि आपको लगता है कि शायद पीपीटी में कुछ कवर ही नहीं हो रहा और सब कुछ बुक में मौजूद है, मतलब हेल्प आउट कर रहा है और चीज़ें ज़्यादा एलेबोरेट होती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं बुक पढ़ने के बाद? सिर्फ एक स्टूडेंट ने कहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, इतने सारे बच्चे उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रही है। देखिए मैं ये बात बार-बार इसलिए कहती हूँ और मैं पूछ इसलिए रही हूँ कि बेसिकली मैं इस किस्म की लर्नर हूँ। मैं समझती हूँ कि जब तक, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना बेटा, स्पेशली यूएचएस एक ऐसी जगह है कि उनके एग्ज़ाम्स, मैंने खुद यूएचएस से ही नर्सिंग की है, तो मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि वो कभी भी इवन कंटेंट के साथ भी नहीं चलते। आपकी टीचर या उनकी पीपीटीज़ तो छोड़ें, तो वो तो कहीं से भी आपको उठा के कोई भी चीज़ दे देते हैं एग्ज़ाम्स में। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ने के बाद बुक से ज़रूर एक मर्तबा थॉरोली उसको पढ़ लें, रीड आउट कर लें। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर
एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ इस तरह की आ जाती है तो वो ज़रूर आपकी नज़रों से गुज़री होती है बुक को पढ़ने की वज़ह से, तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं। और वैसे भी इंशाल्लाह अभी बस हमारा थोड़ा-सा ही कंटेंट है, इंशाल्लाह हम जैसे ही इसे कंप्लीट कर लेंगे, तो मीनवाइल हो सकता है कि आप भी कॉलेज ज्वाइन कर लें, तो फिर हम ऑब्वियसली जो है उन चीज़ों को लेकर चलेंगे कि आपकी बुक रीडिंग यानी बुक में से अगर कोई चीज़ ऐसी मिसिंग हुआ करेगी, हम मिल के उसे पढ़ा करेंगे, उसे देखा करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और आपकी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है, उसमें मैं आपकी जो कंप्लीट आपकी बुक है, उसको मैं बिल्कुल सामने रखूँगी। अच्छा, महकुन निसा ने कुछ कहा है? होती है अंडरस्टैंडिंग मैम जी, मैं अभी आपकी पीपीटी रीड कर पा रही ओनली बिकॉज हम घर आए हैं तो बुक्स हैव आने तक नहीं लेके आई पढ़ी हैं अभी। ठीक है महकुन निसा, कोई बात नहीं बेटा, अगर बुक का कोई इशू है तो भी कोई बात नहीं। मैंने आपसे यही कहा कि इंशाल्लाह ये सीएनएस के अभी 2 टॉपिक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ईएनटी की तरफ मूव करेंगे। ईएनटी आपको पढ़ा दें तो उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम तकरीबन आधा हम कंप्लीट कर चुके, आधा रह गया, उसको भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो होपफुली मैं काफ़ी जो है होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह जनवरी के अंदर अंदर में आपका जो AHN1 है वो तो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हैं, AHN2 भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करवा दूंगी। कंटेंट हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जब हम फेस टू फेस होंगे, आप आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो है रिविजन्स की तरफ और आपके जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी टेस्ट होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। सारा, आपके पास ब्रूनर की बुक नहीं है, क्यों? मतलब क्या रीज़न है? काफ़ी स्टूडेंट्स के पास मैंने देखी है, आपकी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास देखी है। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है सारा कि अगर आप कोई वजह है नहीं परचेज कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है वो बुक, आप वो भी ले सकते हैं अगर आप कन्वीनियंट हैं। मैं तो खैर नहीं कन्वीनियंट होती कभी भी सॉफ्ट बुक पढ़ने में, लेकिन अगर आप कन्वीनियंट हैं तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। चलिए लेक्चर आई थिंक अपलोड कर लेते हैं। ब्रेक भी हो गई क्योंकि असल में 3 घंटे इस तरह से बिल्कुल बैक टू बैक आपकी जो है क्लास हो रही होती है, तो इसलिए मैं बीच में ज़रा 5 मिनट्स का ब्रेक दे देती हूँ ताकि आप भी थोड़ी सी बातचीत भी हो जाती है, थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाते हैं। सो अच्छा, सारा के पास कोई दूसरी बुक है तो कोई बात नहीं बेटा, आप उसमें से पढ़ लिया करें। आई एम श्योर के जाहिर है बुक्स, असल में मैंने खुद भी वही बुक पढ़ी थी और आपको पढ़ाती भी उससे हूँ, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इसमें कोई इशू नहीं है। जाहिर है आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, देखें बॉडी तो ह्यूमन बॉडी तो वही है ना, डिजीजेस भी वही हैं, उनके साइन सिम्टम भी वही हैं, बस राइटर्स के लिखने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च होके तो ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज मौजूद होता है उसके अंदर, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें आप ये तो नहीं कह सकते हम कि कोई बुक गलत है या बुक राइटर गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है। मकसद ये है कि चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ना शुरू करें। तो और बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम जब फेस टू फेस होंगे, आप आ जाएंगे, आप मुझे और दिखा दीजिएगा वो बुक, मैं देख लूंगी उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, चलें। अच्छा, सीएनएस के जो कुछ और हमारे कंटेंट रह गया है उसे भी पढ़ के हम खत्म करते हैं बेटा। जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं वो हमने पढ़ने हैं, एक आपका वो टॉपिक है, उसमें 2 डिजीजेस हैं बेसिकली जो आपके कंटेंट का हिस्सा है, और इसके बाद एक ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो हमने पढ़ना है। सो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं कि हम देखेंगे एटियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक मार्कर्स ऑफ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर सच एज पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज। ये 2 डिजीजेस आपके कंटेंट का हिस्सा हैं। इसके अलावा और भी कुछ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, हंटिंगटन डिजीज है, एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीजेज है। अब ये वो डिजीजेज है जो फिलहाल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे कंटेंट में पार्किंसन और अल्जाइमर्स हैं, तो यही हम पढ़ेंगे। फिर जो रिमेनिंग है वो अगर आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, यही वो टास्क है आपके, ज़ाहिर है आप घर पे होते हैं और कोई इस तरह की असाइनमेंट फिलहाल आपको मैं नहीं दे पा रही हूँ। सो और ऑब्वियसली ये आपका ही बेनिफिट है बेटा, तो इन डिजीजेस को आप अगर गो थ्रू कर लेंगे, अदरवाइज फिर जब आप आएंगे हम तब इन्हें देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद है कि हम एटलीस्ट अपने कंटेंट को कंप्लीट करें। सो उसमें आपके कंटेंट में पार्किंसन और अल्जाइमर्स डिजीज है, तो उसे हम यहाँ पे देखेंगे।
क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो है पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज है, हंटिंगटन्स डिजीज है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है एंड डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज है, यानी वर्टिब्रल कॉलम में जो डिस्क होती है उनकी डीजेनरेशन हो जाती है. ओके. Parkinson's disease. Parkinsonism is a chronic and progressive clinical syndrome due to lesion in basal ganglia and is characterized by tremors, muscle rigidity, and hypokinesia. पार्किंसनिज्म बेसिकली एक सिंड्रोम है, क्रोनिक सिंड्रोम है और प्रोग्रेसिव सिंड्रोम है. किस वजह से होता है? जो बेसल गैंग्लिया है उसके अंदर लीजन बन जाने की वजह से होता है बेटा. और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इसमें पेशेंट को ट्रेमर्स होते हैं, यानी ट्रेमर्स समझते हैं ना, कंटिन्यूसली वो जो हल्की 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 सी जर्की मूवमेंट्स होते रहना. मसल रिजिडिटी, मसल्स जो है वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, स्पास्टिसिटी उनके अंदर ज़्यादा आ जाती है, सख्त हो जाते हैं, मसल रिजिड हो जाते हैं. एंड हाइपोकाइनेजिया, जो उनकी मूवमेंट है वो कम हो जाती है. ठीक है. Parkinson's disease is associated with decreased level of dopamine due to destruction of pigmented neuronal cells in the substantia nigra in the basal ganglia of the brain. जैसे आपको पहले बताया था कि बेसल गैंग्लिया के अंदर लीजन फॉर्मेशन होने की वजह से ये डिजीज बेसिकली हमारी हो रही है पार्किंसन. तो बेसल गैंग्लिया के अंदर जो सबस्टेंशिया निग्रा है वहां पे मौजूद जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं. जब वो डिस्ट्रक्ट होते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में वो जो एक नेचुरली डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा था, डोपामिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है. A slowly progressing neurologic movement disorder that eventually leads to disability. फिर इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये जो प्रॉब्लम है, यानी जो मूवमेंट की न्यूरोलॉजिक जो मूवमेंट का जो डिसऑर्डर होता है, यानी जो मसल मूवमेंट की जो प्रॉब्लम होती है, ये पहले यानी स्लोली प्रोग्रेस कर रहा होता है ये प्रॉब्लम आपका, और उसके बाद जो है ये इवेंचुअली लीड कर जाता है टूवर्ड्स द डिसेबिलिटी. जाहिर है एक प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद वो एक टाइम तक ही जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जब वो प्रोग्रेस करता जाएगा तो उसके बाद पेशेंट जो है आपका कम्प्लीटली वो डिसेबल भी हो सकता है. इंसिडेंस इस डिसीज का हम देखें तो तकरीबन 50 इयर्स अबव 50 इयर्स जो है आपको 1 से 2 केसेस नज़र आएंगे. अगर हम 1000 पॉपुलेशन लें तो उसमें केसेस आपको दिखेंगे. और जेंडर की बात करें तो इट अफेक्ट्स मेन मोर फ्रीक्वेंटली देन वुमेन. कॉज क्या है इसकी? सबसे पहले तो वही कि इडियोपैथिक होता है, ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो सकती है, कुछ वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और हेड ट्रोमा की वजह से हो सकता है. क्यों? क्योंकि देखिए हम ये पढ़ रहे हैं कि बेसल गैंग्लिया में न्यूरोनल सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है ना. तो अगर ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे प्रॉब्लम्स हमने पढ़े, हेड ट्रॉमा भी हो सकता है, हेड इंजरी भी हो सकती है, उसकी वजह से डायरेक्टली जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो सकते हैं. एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, कुछ ड्रग्स सच एज क्रॉनिक यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, environmental exposure to MPTP, मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन, यानी ये केमिकल है. environmental exposure अगर इससे बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी पार्किंसन डिजीज हो सकती है. क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इनिशियली जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं पेशेंट को, उसमें बेटा टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, मेंटल स्लोनेस है, डिप्रेशन है, एक्टिंग लिम्स हैं, स्मॉल हैंड राइटिंग है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो उसकी मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा फाइन नहीं होती ना, जो मसल्स हैं उसकी वजह से हैंड मूवमेंट बहुत अच्छी नहीं होती. जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं बेटा उसमें ट्रेमर्स हैं,
typically at rest, that increases with emotional stress and improves during voluntary activity. बैठे बैठे पेशेंट को यानी जब उसका हाथ फॉर एग्जांपल ले लें या कुछ भी इस तरह रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो उसको ट्रेमर्स आते हैं, यानी इस तरह से कंटिन्यूसली शेकिंग मूवमेंट होती रहती है। लेकिन ये जो ट्रेमर्स होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं विद इमोशनल स्ट्रेस, यानी किसी भी किस्म का अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस मिलता है पेशेंट को तो वो इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट यानी ट्रेमर्स इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर पेशेंट वॉलंटरली कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने लग जाता है तो वो जो ट्रेमर्स हैं वो कम हो जाते हैं। Present unilaterally 70%, a rhythmic slow turning motion, supination, pronation of forearm and hand, and a motion of thumb against the finger जिसे पिल रोलिंग मूवमेंट कहते हैं। ये जब स्टार्ट होते हैं ट्रेमर ये यूजुअली बेटा 70% ऑफ केसेस में ये यूनिलैटरली प्रेजेंट होते हैं। Tremors may be confined to one side of the body for months or years before it become generalized। अब ये जो tremors हैं ये unilaterally start होते हैं और ये tremors जो हैं confined भी रह सकते हैं one side of the body तक ही कई महीनों और सालों तक, इससे पहले कि ये generalized हो जाए। ओके जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं उसमें सेकंड है रिजिडिटी, इंक्रीज टोन और रेजिस्टेंस टू पैसिव लिम्ब मूवमेंट्स कॉजेज स्टिफनेस एंड फ्लेक्स्ड पोस्चर। रेजिस्टेंस और हाइपरटोनिया इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, जिसे हम लीड पाइप रिजिडिटी कहते हैं। यानी रिजिडिटी बेसिकली जो पैसिव लिम्ब मूवमेंट, यानी आप अगर खुद से कोई और शख्स अगर उस पर्सन की लिम्ब्स की पैसिव एक्सरसाइजेस करवा रहा है, मूवमेंट करवा रहा है, तो जो है वो रेजिस्टेंस करेगा, टोन बढ़ जाती है मसल्स की, स्टिफनेस आ जाती है उनके अंदर और ज़्यादातर वो फ्लेक्स्ड पोस्चर में उनके जो लिम्ब्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। सो रेजिस्टेंस है और हाइपरटोनिया, यानी ये जो रेजिस्टेंस है या फिर जो मसल्स की जो इंक्रीज टोन है ये यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। When combined with tremor, LPR is broken up into a jerky rigidity, जिसको हम कॉगविल रिजिडिटी कहते हैं। जब दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं इस तरह से पेशेंट को जो ट्रेमर्स भी आ रहे होते हैं और जो है ट्रेमर्स के साथ साथ रिजिडिटी भी हो जाती है, तो ये बड़ी जर्की मूवमेंट होना शुरू हो जाती हैं। जर्की रिजिडिटी जो है वो पेशेंट के अंदर शो होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कॉगविल रिजिडिटी भी कहते हैं। एक और जो चीज़ आपको मैंने पढ़ाई थी दैट वाज ब्रेडिकाइनेसिया या हाइपोकाइनेसिया, यानी स्लोनेस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स, यानी आपकी जो वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट है या मसल्स की वॉलेंटरली मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है और जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। श्रिंक्ड एंड स्लो हैंड राइटिंग, जिसको हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं। इसके अलावा स्लरेड, लो पिच एंड लेस ऑडिबल स्पीच होती है जिसे डिस्पोनिया कहते हैं। स्लो एंड डिफिकल्ट swallowing यानी डिस्फेजिया। मास्क लाइक फेस विद इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, यानी जाहिर है फेस में भी तो बेटा मसल्स है ना, हमारे मसल्स भी हैं फेस में
और इसके अलावा हमारी जो फेशियल मूवमेंट्स हैं और जो हमारी बॉडी के यानी हमारा चेहरा भी तो यहाँ पे भी नर्व्स मौजूद हैं जो कि सेंस करती हैं हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उसको बनाती हैं। सो इसलिए ऐसे पेशेंट का जो फेस है वो मास्क लाइक हो जाता है, यानी अच्छे फाइन कोई एक्सप्रेशन नहीं होते उनके फेस के ऊपर और इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, यानी ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। एबनॉर्मल पोस्चर एंड गेट यानी शफलिंग गेट जो है वो हमारे पेशेंट का पोस्चर भी जो है वो एबनॉर्मल होता है, गेट एबनॉर्मल होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में यही है बेटा कि ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट कंट्रोलिंग symptoms and maintaining functional independence because there are no medical or surgical approaches that prevent the disease progression. So symptomatic relief है, symptomatic treatment है। आपके पेशेंट को आप जितना फंक्शनली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं आप उसे हेल्प आउट करेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली अपने तमाम जो फंक्शंस हैं उसे वो परफॉर्म करे। क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इम्प्रूव करनी है बेसिकली। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में एंटी पार्किंसनिज्म मेडिकेशंस हैं, जैसे एग्जांपल है लीवोडोपा। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दी जा सकती हैं, डोपामिन एगोनिस्ट दिए जा सकते हैं क्योंकि जाहिर है डोपामिन वहाँ पे आपको बताया था उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इसीलिए हम मेडिकली उसे दे सकते हैं। बाकी MAO इनहिबिटर्स दिए जा सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में थैलेमोटोमी, पेलिडोटोमी है, बट ये चीज़ें या फिर न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन है ये, बट हमारे ज़्यादातर यही होता है कि ओल्डर एज में जाके ये डिजीज़ आपको मिलती है तो ज़्यादातर हम सर्जरी वगैरह की तरफ नहीं जाते बेटा। पेशेंट को मेडिकेशन से ही हम ट्रीट करते हैं और जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे ही हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सबसे पहले तो अपने पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो उसे इम्प्रूव करवाए, यानी वॉकिंग से हो सकता है, राइडिंग स्टेशनरी, बाइसाइकिल, स्विमिंग वगैरह, यानी जितनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, उसकी एज, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी मसल रिजिडिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है, कौन सा तरीक़ेकार यूज़ करना है। फिर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं टू प्रोमोट द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। पोस्चरल एक्सरसाइजेज करवाई जा सकती हैं जिससे आप पेशेंट की जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ है उसे इन्हांस कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक्सरसाइज से उसकी बॉवल एलिमिनेशन इम्प्रूव होगी, एक्सरसाइज से उसकी न्यूट्रिशन इम्प्रूव होगी, ज़्यादा उसे भूख लगेगी और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। ठीक है जी। पार्किंसनिज्म से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम अल्जाइमर्स डिजीज की तरफ मूव करते हैं। किसी स्टूडेंट का पार्किंसनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बेटा? जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी स्टूडेंट का पार्किंसनिज्म से रिलेटेड, पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गया? ओके।
चलें हम नेक्स्ट डिजीज की तरफ मूव करते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज है। अल्जाइमर्स डिजीज और सेनाइल डिमेंशिया ऑफ द अल्जाइमर्स टाइप, इट इज अ chronic, progressive and degenerative brain disorder accompanied by profound effects on memory, cognition and ability of self-care. अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया ऑफ द अल्जाइमर्स टाइप, ये एक क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है विच इज अकम्पनीड बाय प्रोफाउंड इफेक्ट्स, यानी उसके प्रोफाउंड इफेक्ट्स आते हैं ऑन इसमें, यानी जो बेसिकली पेशेंट के कॉग्निशन को, उसकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ये डिजीज़। ठीक है जी। कॉज इसका अननोन है। द डिसऑर्डर इवेंचुअली लीड्स टू प्रोनाउंस्ड impairment in activities of daily living and patient may require total care. Alzheimer's disease usually begins after the age of 65 years, slightly more common in women than in men. Alzheimer's disease is associated with disturbance in neurotransmission due to reduction in acetylcholine. क्लिनिकल फीचर्स इसके बेटा एमनीजिया होता है, यानी इम्पेयर्ड एबिलिटी टू लर्न अ न्यू इंफॉर्मेशन और टू रिकॉल प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि इसमें कॉग्निशन के ऊपर बड़ा जो है बैड इफेक्ट आ रहा है। सो पेशेंट अनेबल होता है कि वो नई इंफॉर्मेशन को लर्न नहीं कर पाता और जो प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन थी उसको भी वो रिकॉल नहीं कर पाता। एफेजिया है, यानी लैंग्वेज डिस्टर्बेंस दैट कैन मैनिफेस्ट इन बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द स्पोकन वर्ड, यानी दोनों चीज़ों पे इफेक्ट होगा। अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा और बोल भी नहीं पाएगा आपका जो पेशेंट है। एग्नोजिया है उसके बाद, फेलियर टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स डिस्पाइट इंटैक्ट सेंसरी फंक्शंस, यानी सेंसेस ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद वो ऑब्जेक्ट्स को पहचान नहीं पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। एपरेक्सिया, यानी कॉग्निशन की वजह से, सेंसरी फंक्शन तो मौजूद है, सेंस तो कर पा रहा है चीज़ों को, लेकिन कॉग्निशन में प्रॉब्लम है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा चीज़ों को। एप्रेक्सिया यानी impaired ability to carry out motor activities despite intact motor function. Impairment of executive functions such as planning, organizing, etc. Behavioral changes such as agitation and aggression behavior या फिर डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। यानी बेसिकली कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं है, डैमेज नहीं है जो पेशेंट को हम कहें कि जी उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं या मोटर एक्टिविटी नहीं है, मोटर न्यूरॉन्स उसके डैमेज हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उसका जो मोटर फंक्शन वो भी इंटैक्ट है, उसका सेंसरी सिस्टम भी इंटैक्ट है, लेकिन कॉग्निशन की वजह से वो प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। There is no known cure for the Alzheimer's disease, nor is there any way of repairing damage that has already occurred to the brain cells. Most treatment aims to relieve the symptoms of the condition. मेडिकेशन वही है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, क्योंकि ये वो एंजाइम है जो बेसिकली वहाँ मौजूद एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करेगा ताकि एसिटाइलकोलिन के लिए अवेलेबिलिटी एसिटाइलकोलिन की मौजूद हो, रिसेप्टर्स फ्री हो हमारे पास जहाँ पे एसिटाइलकोलिन जाके बाइंड कर सके। एंटी डिप्रेशन देना पड़ सकती है पेशेंट को, एंटी साइकोटिक देना पड़ सकती है और सेडेटिव देना पड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हमें पेशेंट को देना होती है। साइकोथेरापी, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, स्पोकन वर्ड में उससे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन रिलेटेड टू द कॉग्निशन, यानी कॉग्निशन की वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहा, तो इसलिए पेशेंट की साइकोथेरापी बहुत ज़रूरी है। नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Stabilizing environment, establish definite routines for care, patterned after home care if possible.
गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ केयर, यानी उन्हें बताएं, वो ऑलरेडी बड़े एजिटेटेड से होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, कोई भी चीज़ आप उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं आप उन्हें बताएं उसका रीज़न, उन्हें एक्सप्लेनेशन दें ताकि वो रिलैक्स रहे। प्रोवाइड पर्सन विद लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू एंड गिव स्पेसिफिक टाइम्स, यानी उनकी कॉग्निशन को बूस्ट अप करने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए आप उन्हें छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं, उसके साथ स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं कि आपने ये टास्क हमें परफॉर्म करके दिखाने। Display familiar objects from home, such as pictures of significant others. A calendar and a clock should be in the room to keep the person oriented. Label the articles, door to bathroom, etc. यानी क्योंकि उनका कॉग्निशन नहीं काम कर पा रहा, सबसे बढ़ के वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये उसे हेल्प आउट करेंगी। हाइजीन और ड्रेसिंग में इनकरेज करें सबसे पहले तो कि पेशेंट आपका इंडिपेंडेंटली अपने जो काम है, अपनी जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म करें। असिस्ट एंड सुपरवाइज ओनली when necessary, such as baths or showers. Suggest clothing that slips on easily. Avoid zippers, buttons and ties. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसका कॉग्निशन भी सही से कॉग्निटिव लेवल नहीं उसका ठीक, वो काम नहीं कर रहा, तो वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो एक प्रॉपर लेवल में नहीं होगा तो। लेबल क्लोथिंग, ड्रॉर, पर्सनल आइटम्स एक्सेट्रा। About meals and nutrition, allow the person to select food, observe for difficulty in swallowing, avoid hot foods, cut solid foods such as meat into small portions, finger foods or those that require little hand coordination may encourage better eating, suggest supplements if nutrition intake is inadequate. स्लीप एंड रेस्ट का ख्याल रखना है पेशेंट का। अलाउ टू रेस्ट एंड स्लीप एट विल. Expect irregular patterns. Things that may facilitate rest and sleep include food, warm bath, or exercises prior to bedtime. Mild tranquilizers and hypnotics may help, but use with cautious. Expect some agitation from some medications. And about the exercise and activity, allow enough space for safe walking activities. Encourage walk with an attendant. Provide passive exercises for those confined to bed. About the elimination pattern of the patient, monitor intake and output of the patient and document it or keep a record of this. Encourage fluids, fiber in the diet, and exercises to avoid constipation. Label urinals and bathroom doors. Then medications. Avoid large capsules or pills क्योंकि वो swallowing का जो एक ज़ाहिर प्रॉब्लम है पेशेंट का हो सकता है, सो इसलिए observe that medications are taken and swallowed without difficulty. Otherwise, we can crush the pills or order liquid preparation. Observe for reaction or effectiveness of the medications. Do not leave medications at bedside. ओके, अल्जाइमर्स डिजीज पे हम स्टॉप करते हैं, फिर आपका एक और जो इसका टॉपिक है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा। किसी बच्चे का अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।
ओके जी, क्लियर है आप सबको? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं, दैट इज अबाउट ब्रेन डेथ एंड स्पेशल स्टेट्स ऑफ ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। ब्रेन डेथ क्या होती है? ब्रेन डेथ इज द इरिवर्सिबल एंड ऑफ ऑल ब्रेन एक्टिविटी including involuntary activity which is necessary to sustain life, due to total necrosis of the cerebral neurons following loss of brain oxygenation. ओके, तकरीबन 2 मिनट्स तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले तो जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने आपको जो सीवीए पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था। और अगर 4 to 5 मिनट्स तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो कंप्लीट पूरे ब्रेन की डेथ हो जाती है। ब्रेन डेथ बेसिकली क्या है? पहली तो ये चीज़ कि ये इरिवर्सिबल चीज़ है। इरिवर्सिबल एंड है आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ का, यानी जिसमें इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो है स्पेशली जो कि आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं। ज़ाहिर है आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में मौजूद है जो आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। ऑल्दो आपकी कार्डियक एक्टिविटी जो है वो इटसेल्फ एक अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है, बट फिर भी इसमें ब्रेन का रोल है। सो जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, आप सबको पता है आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। सो ब्रेन की ही सेल्स की एक्टिविटी जो है वो इरिवर्सिबली ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू द नेक्रोसिस ऑफ सेरिब्रल टिश्यूज़ है, जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, इन हो जाता है। ठीक है जी। ओके, कॉजेस क्या हैं? सेरिब्रल एनोक्सिया जो पहले बताया, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला, सेरिब्रल हेमरेज, सब एरेगोनॉइड हेमरेजेस, कोई भी ट्रॉमा, डायरेक्ट हेड इंजरी हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। Conditions which are distinct from the brain death are persistent vegetative state, locked in syndrome, मिनिमली रिस्पॉन्स स्टेट, यानी इनको हम ब्रेन डेथ नहीं कह सकते, जहाँ पे पेशेंट का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, या फिर लॉक्ड इन सिंड्रोम है, वेजिटेटिव परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है आपका पेशेंट, दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ब्रेन डेथ। Persistent vegetative state क्या होती है? A persistent vegetative state, it is a disorder of consciousness in which patients with severe brain damage are in a state of partial arousal rather than ट्रू अवेयरनेस, यानी पेशेंट कंप्लीटली जागा हुआ नहीं होता, अवेयर नहीं होता हर चीज से, लेकिन उसमें पार्शली अराउजल होता है। अ wakeful unconscious state that lasts longer than a few weeks is referred to as persistent vegetative state. Normal sleep wake pattern होते हैं, but no response to the external stimuli. Diffuse brain injury with preservation of brain stem function. ऐसी सिचुएशन में persistent vegetative state में पेशेंट होता है, यानी उनके जो ब्रेन स्टेम है उसके फंक्शन स्टिल इंटैक्ट है, और ब्रेन को थोड़ी बहुत डिफ्यूज्ड इंजरी हुई है, यानी थोड़ी बहुत इंजरी हुई है। इसके अलावा जो दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई, दैट इज लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम, इट इज द कंडीशन in which a patient is aware and awake but cannot move or communicate verbally due to complete paralysis of nearly all voluntary muscles in the body except for the eyes. Ventral pontine infarct, complete paralysis, preserved consciousness, and preserved eye movements. This is locked in syndrome. Third one है minimally response state. Minimally conscious state is a disorder of consciousness distinct from persistent vegetative state and locked in syndrome. Unlike persistent vegetative state, patients with MCS minimally conscious state have partial preservation of conscious awareness. इसमें diffuse और multifocal brain injury हुई होती है पेशेंट को, ब्रेन स्टेम के फंक्शंस प्रिजर्व्ड होते हैं, वेरिएबल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई।
कॉमा, कॉमा क्या है बेटा? इट इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस lasting more than 6 hours in which a person cannot be awaked, fails to respond normally to the painful stimuli, light, sound, lacks a normal sleep-wake cycle, and does not initiate voluntary action. That situation is called coma. कॉमा क्या हुआ? अनकॉन्शियस स्टेट हुई पेशेंट की, 6 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं, पर्सन जाग नहीं रहा, किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, चाहे वो पेनफुल स्टिमुलस है, साउंड है, और उसका जो स्लीप वेक साइकिल है वो भी लैग कर रहा है, नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल नहीं है, एंड डज नॉट इनिशिएट एनी वॉलेंट्री एक्शन, यानी वॉलेंटरली वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है जी। ओके, ये बेसिकली इट वाज अबाउट आपका ब्रेन डेथ की डेफिनेशन थी, और 3-4 किस्म के यानी ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस की कितनी किस्म की डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब पेन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं ब्रेन के, जिसमें सिंपल हेडेक और माइग्रेन पढ़ना है और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पढ़ना है। ये स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है। आपको मैं दे रही हूँ, तकरीबन थर्सडे को हमारी लास्ट क्लास होगी ना एएचएन की। थर्सडे वाले दिन जो है मैं हेडेक, माइग्रेन और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये तमाम स्टूडेंट का टास्क है। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन मैं देखूंगी कि किस स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, और जब आप वापस आएंगे तो इट वुड बी योर ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है, ओके, यहाँ हम स्टॉप करते हैं। आपकी अटेंडेंस का भी टाइम हो गया, अटेंडेंस मार्कर वाले। उसके बाद हम कुछ आई थिंक सीएनएस हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम ईएनटी की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। अभी तमाम स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, और कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ लीजिए।
स्टूडेंट्स अटेंडेंस हो गई है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आफ्टर 5 मिनट्स दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, 5 मिनट्स की ब्रेक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। टेक केयर।